Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 8 के सिविक्स के पहले चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का जो संविधान है विच वॉज मेड आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और हमारे फादर कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी बल्कि है और इट्स द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इससे लंबा, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। Why does a country needs a constitution? अब एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, उसे ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब कॉन्स्टिट्यूशन ना एक रूल बुक की तरह एक्ट करती है। अब आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को पता होगा कि बहुत इजी होता है अगर आप एक टाइम टेबल बना के पढ़ें, एक अपना डेली स्ट्रैटेजी बना के पढ़ें कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या आज मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा, और आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल हो। और अगर वही मैं आपको बोल दूँ कि आज आपको पढ़ना है, तो कुछ टाइम तो आपको यही फिगर आउट करने में लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड देन आप सोचोगे मेरी बुक्स कहाँ रखी हैं। अच्छा ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया, अब मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर आप सोचोगे कौन सा सब्जेक्ट पढूं, तो उसमें काफ़ी क्योटिक हो जाएगा। बट अगर आपको मैं एक डिटेल दे दूं कि आज आपको सुबह 6:30 बजे उठना है, 7 बजे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 8 बजे आपको मैथ्स पढ़नी है, 9 o'clock यू हैव टू रीड इंग्लिश, तो आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आपको किस तरह से अपने दिन को शेड्यूल करना है। तो वही चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है, एक रूल बुक है जो एक कंट्री को हेल्प करती है रन करने में। रूल बुक, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसे, एक फ्रेमवर्क। अब एक कंट्री के पास अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको ये पता रहेगा कि मुझे ऐसे इस पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न करना है, ऐसे रूल करना है, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। तो कुछ भी वेग या फिर कुछ भी एकदम ऐसा नहीं होगा कि जिसका कुछ कहीं एक पर्टिकुलर तरीका ना लिखा हो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया एक लेमैन्स लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि कॉमन इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। अब हम टेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा है। इन 1934 the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे ब्रिटिश एरा की बात है। ब्रिटिश एरा में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी, मांग करी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेन्ड मोमेंटम and this was convened in December 1946। क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये स्प्रेड होने लगा कि नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसमें कोई भी ब्रिटिशर्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हो। एंड देन ये दिसंबर 1946 में हमें ये राइट मिल गया। बिटवीन दिसंबर 1946 and November 1949 the Constituent Assembly drafted the Constitution of India। जिन्होंने ड्राफ्ट किया ना उन्हें हम ड्राफ्टिंग कमिटी भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी बैठी थी पूरी टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, free to shape their destiny at last after 150 years of British rule। The members of Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce। You will read more about the work of Constituent Assembly later in the chapter। और ये हमारी फोटो दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर
जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि एड्रेस कर रहे हैं इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये हमारी क्या है, मैंने आपको बताया, ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बनना एक दिन की बात नहीं थी, एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जिसमें इतना डाइवर्स कल्चर है, इतने रिलीजन्स के लोग रहते हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, इतने सारी लैंग्वेजेस हैं, सबके राइट्स को सिक्योर करते हुए, अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने फ्यूचर को सोचते हुए, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो आप सोचिए कि 1946 के दिसंबर में ये काम चालू हुआ था और नवंबर 1949 में जाके एंड हुआ है। इट टुक रियली लॉन्ग for our constitution makers to draft our Indian constitution, but then it is working till date and it is working really efficiently. हाँ, कभी कोई ज़रूरत होती है तो उसमें amendments हो जाते हैं, but then जो उसका basic structure है वो वही रहता है, वो कभी बदल नहीं सकता। Today most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. अब देखिए, हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है बट देन वो मोनार्कियल कंट्रीज़ हैं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये मतलब या कोई ये अश्योरेंस नहीं होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कंट्री आपकी डेमोक्रेटिक ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है। फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basis of kind of country that we as citizens aspire to live in. अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए है, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसे ही वो डिफरेंट आइडियल्स फॉर्म कर देता है, द बेसिस ऑफ विच, उस बेसिस पे जिस तरह के वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो किस तरह से रहना चाहते हैं। और put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is, कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह की है, क्या उसका फंडामेंटल नेचर है, उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all the issues. हमारी इंडिया में ही देख लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इतना डाइवर्स नेशन है, बट देन सारी कंट्रीज़ कह रही हूँ, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बट देन सारी कम्युनिटीज़ हर इशू पे अग्री नहीं कर रही होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स, मैंने आपको ऊपर बताया था, and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This is very important. You can consider it as a definition of the Indian Constitution, कि Indian Constitution क्या होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो सर्व करता है एज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स, जो सारे लोग हैं कंट्री के वो जिस पे अग्री करते हैं कि वो किस तरह से चाहते हैं कि उन्हें गवर्न किया जाए, ठीक है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड हैव। सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे ही नहीं, बट देन ये सर्टेन कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे बिलीव्स पे भी अग्री करते हैं जो कंट्री को अपहोल्ड करने चाहिए। अब हम देखेंगे कि नेपाल, यहाँ पे एक केस स्टडी दी है आपको नेपाल की, कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ था, नेपाल में क्या वो था हमारा, किस तरह का गवर्नमेंट था, किस तरह का वहाँ पे क्या चल रहा था, एंड देन क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे है, ये सब। तो मैंने आप लोग को बताया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेपाल की केस स्टडी के बारे में। तो नेपाल जो था ना वो एक मोनार्की हुआ करती थी। अब मोनार्की क्या होता है, मोनार्की होता है जहाँ पे रूल होता है किसका, किंग का, मतलब द रॉयल्स रूल, जो भी वहाँ के राजा होते हैं या क्वीन होती हैं उनका रूल होता है मोनार्की में।
तो हमारा जो नेपाल था वो एक मोनार्की हुआ करता था, ठीक है, भले ही उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन था, बट देन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बताता था कि एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी पावर्स हैं वो किसके हाथ में है, वो किंग के हाथ में है, ठीक है। जो उन्होंने 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था वो रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy और 2006 में उन्होंने फाइनली मोनार्की को एंड किया और उन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी। The people had to write a new constitution to establish नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मोनार्की के हिसाब से लिखा था, हमने पढ़ा था अभी जस्ट ऊपर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है वो सोसाइटी किस नेचर की है, फंडामेंटल क्या है सोसाइटी का, उस हिसाब से लिखा जाता है। तो अब जो नेपाल का आपकी कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो मोनार्की के हिसाब से लिखा गया। तो मैंने अभी आपको बताया मोनार्की क्या होती है, कोई भी जो रॉयल होता है उसका रूल, ठीक है, किंग या क्वीन या प्रिंस प्रिंसेस इनके रूल के अकॉर्डिंग जहाँ चलता है। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा क्योंकि सोसाइटी के फंडामेंटल्स अब बदल गए थे, उनको मोनार्की के अंदर नहीं रहना था। दे डिडंट वांट टू गेट गवर्नड और बी रूल्ड बाय अ किंग, दे वांटेड अ डेमोक्रेसी जहाँ वो चूज कर पाए कि वो किसे चाहते हैं कि वो उन्हें गवर्न करे। इसीलिए फिर उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से हटा के एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as this reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. ठीक है, the king then finally took over the head of government in February 2005. In November 2005, Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. फिर 2006 में क्या हुआ, पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन और फिर वो बहुत ज़्यादा फोर्स में आ गया। और फिर 2006 में ही किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing monarchy. The above photos show scenes from people's movement of democracy in, सोचिए कि हमें डेमोक्रेसी, हमें एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 49 में ही मिल गया था, बट देन नेपाल को तो अभी रिसेंट में मिला है 2006 में वो एक डेमोक्रेसी बने, उससे पहले उनके यहाँ मोनार्कियल राज हुआ करता था। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because they did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. उनको ये लगता था कि अगर हम मोनार्कियल राज में ही रहेंगे तो वो कभी भी उस तरह का देश बन ही नहीं पाएगा जिस तरह का सोसाइटी चाहती थी अपने देश को देखना, ठीक है। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to democratic governments, needs to change all its constitutive rules in order to usher in new society. मैंने अभी आप लोग को ये सेम चीज़ ऊपर समझाई थी कि उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना पड़ा। अब हम देखते हैं कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस है टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो कंट्री है उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अब यहाँ पे भी फिर से क्योंकि हमने नेपाल की केस स्टडी पढ़ी है तो नेपाल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसी वो कर देता है, गाइडलाइंस ला देता है जो गवर्न करता कि मतलब मिनिस्टर्स और किंग अपने मतलब का कुछ भी रूल ये नहीं बना सकते। अब मान लीजिए कल को कोई किंग है वो रूल बना दे कि 8 बजे के बाद कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, तो ये तो एक बहुत ही मतलब बिजार और वेग सा रूल हो गया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है ताकि जो
डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रूल मेकर्स हैं, उनके ऊपर भी एक चीज़ एग्जिस्ट करे, ताकि उनके ऊपर भी वो प्रेशर हो कि वो कुछ भी उठा के लोगों पे थोप ना दें। यही दिया है यहाँ पे, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज। इन अ डेमोक्रेसी हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं, हमें पता है ये बात, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। हम चूज करते हैं कि हम किसे चाहते हैं कि वो हमें गवर्न करें, ताकि वो पावर को अच्छे से यूज करें, ना कि उसका मिसयूज करें। हाउएवर there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा गाइडलाइंस इसके लिए भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी मिनिस्टर पर एक बार पावर में आते ही मिसयूज करने लगे अपनी पावर को, कि क्राइम्स कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, एंड देन वो क्योंकि दे आर इन पावर तो उनके अगेंस्ट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे ना एक कार्टून दिया है जिसमें एक सीन डिपिक्टेड है कि ये जो क्लास मॉनिटर है ये ही इज़ द बुली ऑफ द क्लास, ठीक है। और इसने एक बच्चा जो आराम से पढ़ रहा था उसको इसने बोला कि मैं आने दो हमारी टीचर को, मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा, तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। बट वो बच्चा तो आराम से पढ़ा था, उसने कहा मैंने क्या किया। तो टीचर आ जाती हैं और टीचर को ये बता देता है कि बहुत तेज तेज क्लास में बोल रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी बात नहीं सुन रहा था, जबकि इस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया होता है। तो ये क्लास का बुली होता है, और क्योंकि ये मॉनिटर है तो इसके हाथ में पावर है, जस्ट लाइक whom, जस्ट लाइक द मिनिस्टर्स। अब जो टीचर है, टीचर ने बिल्कुल भी इस बच्चे की बात नहीं मानी, इनफैक्ट इसको पनिशमेंट दे दी कि तुम 100 बार लिखोगे कि आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मॉनिटर है, जो कि हमारे इंडियन, जो भी कि हमारे कंट्री में, हमारे गवर्नमेंट में हो जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स, उनके हाथ में पावर चली जाती है तो वो उसे मिसयूज भी कर सकते हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स that guard against this misuse of authority by our political leaders। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा ऐसी गाइडलाइंस रखता है कि जिस तरह से ये जो मॉनिटर था ये अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहा था, उस तरह से कोई भी मिनिस्टर अपनी पावर्स को मिसयूज ना कर पाए, ठीक है, ताकि कल को सिटीजन सफर ना करें। तो हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल्स लेकर देता है ताकि कोई भी मिनिस्टर या कोई भी अथॉरिटी जिसके हाथ में लॉ मेकिंग पावर है वो उसे मिसयूज ना करे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या है वो हम बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास कैसे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, जिसके अंतर्गत हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स जो हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and say that no citizens can be discriminated। हमारे पास वेरियस फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हम इक्वालिटी, फ्रीडम, उसके बाद रिलीजियस जो इक्वालिटी होती है, फ्रीडम होता है, उसके बाद हमारा कल्चरल, एजुकेशनल राइट्स, ये सब हमें प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ते हैं कि तीसरा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इंश्योर्स कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो डू नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। अब हर कंट्री में ना एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, या तो वो मेजॉरिटी में होते हैं या तो वो ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डोमिनेंट होते हैं, बट देन वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ है ना उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में, वो मेजॉरिटी होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दी है कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं ना एक चेंज के लिए, तो लड़के कहते हैं कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती है कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के बोलते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी में है क्लास में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो हर्ड। भले ही लड़के मेजॉरिटी में हैं, बट देन जो मैम है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि लड़कियां माइनॉरिटी में होते हुए भी उनके भी तो राइट्स है ना, तो मैम को ऐसी एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि उनके भी बातें, उनकी भी इच्छाओं को माना जाए। अब यहाँ पे ऐसे जैसे लड़के बोल रहे हैं हम जीत गए, तो फिर लड़का कह रही है हाँ क्योंकि तुम ज़्यादा हो नंबर में, तुम क्या हो, तुम मेजॉरिटी हो।
तो ऐसे ही बहुत सारे जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं लोग, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो डोमिनेट करें. Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. क्योंकि जो majority है ना, वो हमेशा सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचेगी. वो ये सोचेगी कि सिर्फ मेरा भला हो. जो कम नंबर में उनको क्या फ़र्क पड़ता है, बट देन जो लोग भले नंबर में कम है बट वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना, उनके भी राइट्स हैं, तो उनको भी सेफगार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है. उसे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कोई मेजॉरिटी में है या कोई माइनॉरिटी में है, या कि कोई किस कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, कम्युनिटी से बिलोंग करता है. एज द अबव स्टोरीबोर्ड इलस्ट्रेट्स, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी. ठीक है, सबने मेजॉरिटी के जो जुल्म हैं उनको सहा है, हर सोसाइटी ने. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. जो चीज़ें majority को मिलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि वही चीज़ें माइनॉरिटी को भी मिले. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny of domination by the majority of a minority. So one of the most prominent reasons of having a constitution is also this, that we have to prevent this domination by the majority group over a minority group. जो वो brutalities या cruelties perform करते हैं just because they are more in number. This can refer to one community dominating other. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. अब हम देखते हैं थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न क्या है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स. अब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज साउंड करेगा कि खुद को खुद से बचाना. सबसे पहले तो ये क्या लॉजिक है. दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हेल्प करता है इसमें, तो ये हम देखते हैं कि we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution helps us guard against this look. अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि करंट का सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि जो लार्जर इंटरेस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे लोग हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए. कुछ सालों के लिए हो सकता है उनके पास बहुत पैसा हो जाए, बट देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो मास इंटरेस्ट है, जो बाकी कंट्री का इंटरेस्ट है, उनको इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता है. उनको ये फेस करना पड़ता है कि उस चीज़, उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में जो डिमांड है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और उसका प्रोडक्शन बहुत लो हो जाता है, या उसकी अवेलेबिलिटी बहुत लो हो जाती है. तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है कि वो ऐसे सब मैटर्स में, इन सब चीज़ों में ध्यान दे. अब जैसे यहाँ पे एक नीचे पिक्चर दी है जहाँ पे ये लड़की है, इसका कल पेपर है, बट देन इसका फेवरेट टीवी शो भी स्टार्ट हो गया है. नाउ शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि इसे क्या करना चाहिए. अब इसे रिवीजन भी करना है 2 घंटे का, बट अगर ये अपना टीवी शो देखने बैठ जाएगी तो इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा. फिर ये क्या सोचती है कि हम में से आज घर में कोई भी टीवी नहीं देखता है, अगर कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो इसका भी मन नहीं होगा. और फिर जब कल ये अपना पेपर देने जाती है तो ये बहुत अपने इस डिसीजन के लिए थैंकफुल होती है कि अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ा रादर देन वॉचिंग माई फेवरेट टीवी शो, क्योंकि जो मैंने उस टाइम पे पढ़ा उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आ गए थे. तो सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट certain decisions that we might take that could have an adverse effect. Adverse मतलब negative effect, बुरा effect on the larger principles that the country believes in. अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, और एक एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर. इट इज़ पॉसिबल कि बहुत से ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी में रहते हैं बहुत स्ट्रांगली फील करें कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही ज़्यादा एक्रीमोनियस हो गई हैं और हमें तो भाई डिक्टेटरशिप चाहिए. ठीक है, उस पर्टिकुलर कुछ सालों के लिए आपको तो लगेगा कि वाह डिक्टेटरशिप इज़ द रियली गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए. बट देन उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा कि डिक्टेटरशिप में तो आप विक्टिम बन रहे हैं, या फिर डिक्टेटरशिप इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली यू वांटेड, इट जस्ट सैटिस्फाइड योर विश फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ
these whims to change its basic structure। तो जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी बदल नहीं सकता। जैसे कि इंडिया में क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। इंडिया में क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, बट देन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल आधार है हमारे संविधान का, उसे बदला नहीं जा सकता। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, तो वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रहेगी। उसको कोई भी चेंज करके मोनार्कियल या डिक्टेटरशिप या ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा अनचेंज्ड होता है, अनचेंजेबल होता है। It does not allow for easy overthrow of provision that guarantee rights of citizen and protect their freedom. From the above discussion, you will understand that constitution बहुत ही important role play करता है democratic society में। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक ये recap हो गया। Example, people of Nepal ने adopt किया नया constitution after the success of people's movement for democracy. It lays down ideals that define the kind of country that we live into. उन्हें चेंज करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने वो जो एग्जाम्पल्स पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। तो अभी तक जो वीडियो है इसको मैं पार्ट ए में रख रही हूँ इस चैप्टर के, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं उसे हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द वीडियो। डू सी द पार्ट बी टू कंटिन्यू फर्दर विद द चैप्टर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।